नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। और आज की अपडेट की बात करूं मैं तो मानसून सत्र के खत्म होने के एकदम बाद आज हिमाचल नेशनल लेवल पर चर्चा में है, तो वो है शिमला के संजौली के मस्जिद विवाद की वजह से। और इस विवाद में पहली बार शिमला सिटी में जब से भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है, बीएनएस की धारा 163 लागू की गई थी। पिछली रात को पुलिस और प्रशासन ने एक फ्लैग मार्च किया, उसके बाद उसकी वीडियोग्राफी कराई, फिर सोशल मीडिया पर उसको जारी किया ताकि लोगों को यह मैसेज दिया जा सके कि कोई नहीं आ सकता, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन आज हुआ है, उस प्रदर्शन को देखते हुए अब आप समझ सकते हैं कि इस पूरे सब्जेक्ट की इंटेंसिटी क्या है और क्या आप इसको सिर्फ एक राजनीतिक या सिर्फ एक अवैध निर्माण के मामले तक ही सीमित रखेंगे या नहीं। इन दोनों चीजों को आपस में समझने की जरूरत है। आज जो कुछ हुआ उसको रोका जा सकता था, जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण भी है, क्योंकि दोनों तरफ से अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, चाहे वो पुलिस के हों चाहे वो प्रदर्शनकारियों के हों। ना सिर्फ जो धारा 163 वायलेट हुई, बैरिकेड तोड़े गए, प्रिवेंटिव डिटेंशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बिना लीडरशिप के लोगों ने ये अपना गुस्सा जाहिर किया है। और इसके बाद राज्य सरकार ने आज क्या क्या स्टेप लिए हैं उनको लेकर आपको एक एक करके चीजें बताएंगे। लेकिन इसके साथ बात करेंगे डीए, एरियर और कर्मचारियों की सैलरी की। और वो बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन जो यही बुलेटिन विधानसभा परिसर से करने की कोशिश की थी, तो उसमें कुछ पॉइंट्स छूट गए थे। आगे जो अगले महीने की सैलरी को लेकर चीजें चल रही हैं उसको लेकर भी बताना जरूरी है, तो इसलिए इस पे बात करेंगे। टीचर ट्रांसफर पर हाईकोर्ट से एक आज ऑर्डर आया है, उसकी बात करेंगे। और बात करेंगे कि जो सभी जिलों के लिए अब शिमला के प्रदर्शन के बाद हिमाचल सरकार ने क्या अलर्ट जारी किया है, सरकार का स्टैंड पूरे मामले में क्या है, भाजपा ने क्या कहा इस प्रदर्शन के बाद, और सीएम आगे क्या फैसला लेने वाले हैं, क्योंकि आज उन्होंने पूरी रिपोर्ट इस पूरे प्रकरण की ली है। हालांकि अपने जो सरकारी आवास से ही सभी अधिकारियों और इनके साथ चर्चा में थे, जो संपर्क में थे। फिर आपको बताएंगे कि जो स्कूल मर्जर पर स्टे क्यों मिल रहे हैं हाईकोर्ट से, एक और केस आ गया है। एसपी बद्दी के तबादले पर क्या ऑर्डर आया है, हाईकोर्ट से है, खासकर उस अधिकारी को लेकर जिसको लेकर विधानसभा में प्रिविलेज नोटिस दिया गया हो, एक जो सीपीएस है उनके द्वारा। और अब आगे वाटर सेस पर एक नया कानून आ रहा है। धारा 118 पर एक तरफ मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं, दूसरी तरफ जो इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं वो धारा 118 की फाइलें फंसने के कारण परेशान हैं। तो इन दोनों चीजों को लेकर बात करेंगे। एचपीयू ने आज गोल्डन चांस एक दिया है, वो बात करेंगे। जीओए 903 और 939 को लेकर बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे कैबिनेट सब कमेटी को लेकर, जिसकी बैठक का इंतजार, जिसकी बैठक का जो प्रदेश के जो युवा हैं वो कर रहे हैं, जिनके जो मामले भर्ती के फंसे हुए हैं एफआईआर केस में, और जिसमें अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं हो रहे हैं, जैसा कि 817, 903 या 939 को लेकर राज्य सरकार की ओर से फैसला लिया गया है। देखिए, कैबिनेट सब कमेटी मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में इसके बारे में बनाई गई है। और उसमें तकनीकी रूप से दिक्कत यह है कि जब ये कैबिनेट सब कमेटी बैठक करती है तो इसमें जांच एजेंसी विजिलेंस है और लॉ डिपार्टमेंट से सेक्रेटरी लॉ होते हैं, और अब ऑफिसर्स की एक कमेटी जो इस पूरे मामले में ये फाइल पे लिख चुकी है कि जो ये 4 पोस्ट कोड हैं जिनमें एफआईआर हुई है और 1 पोस्ट कोड है जिसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनको लेकर कोई भी फाइल पर लिखने को तैयार नहीं होता। आज अगर 903 और 939 की बात करें तो इसके बारे में एक चिट्ठी जब पहले कैबिनेट से या कैबिनेट सब कमेटी से होने के बाद राज्य चयन आयोग को गई थी, उस चिट्ठी में यह कहा गया था कि 17 पोस्ट टोटल मिला के दोनों में जिनके ऊपर केसेस हैं उतनी खाली छोड़कर आप रिजल्ट घोषित कर सकते हैं। लेकिन उस चिट्ठी में राज्य चयन आयोग को कहा गया था कि रिजल्ट घोषित करने के बाद जांच एजेंसी से भी एक बार बात कर लें। जांच एजेंसी को लिखा गया, उसके बाद चिट्ठियों में थोड़ा टाइम लग गया। अब विजिलेंस ने कार्मिक विभाग को रिप्लाई कर दिया है और आज इन्होंने ये कहा है कि इसमें सिर्फ जो टोटल फिगर है उस फिगर को क्लैरिफाई किया गया है और उसी की चिट्ठी राज्य चयन आयोग को जाने वाली है। उसके बाद इस रिजल्ट को घोषित करने की प्रक्रिया और आगे बढ़ जाएगी। हालांकि 939 में अभी जो डिपार्टमेंट है एलोकेशन डिपार्टमेंट्स की होनी है और 903 में लगभग सारी चीजें फाइनल हो चुकी हैं रिजल्ट बनाने को लेकर,
क्योंकि ये पहले भी अगर पेपर लीक नहीं होता या भंग नहीं होता तो इसका रिजल्ट आने वाला था। जहां तक बात है बाकी मामलों की कैबिनेट सब कमेटी की, तो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने आज भी डिस्कस किया है कुछ अधिकारियों के साथ कि इस बैठक को अगर बुलाना है तो उसमें क्या वे आउट निकल सकता है। दरअसल पिछली बैठक में भी लॉ डिपार्टमेंट से कोई ज्यादा मदद मिल नहीं रही। विजिलेंस वाले भी क्लियरली ये लिखने के देने को अभी तैयार नहीं है कि उनकी इंक्वायरी कंप्लीट हो गई है, चार्जशीट दायर हो रही है या एरिया ऑफ लीकेज कितना है। तो इसी कारण एक ऑप्शन ये है कि जो पुराने एडवोकेट जनरल हैं रिटायर, उनकी एक टीम बना के उनको ये मामला भेजा जाए और उनसे इसमें राय ली जाए, और राय लेने के लिए उनको मामला रेफर करने के लिए नीट के मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको बेस बनाया जा रहा है, और कैबिनेट सब कमेटी फिर उसी अनुसार आगे इस मामले को देखेगी ताकि बीच में से कोई रास्ता निकल सके इनका रिजल्ट घोषित करने को लेकर। क्योंकि जो ऑफिसर्स कमेटी थी जिसमें डॉक्टर पृथ्वी जो प्रेजेंटली चेयरमैन है राज्य चयन आयोग के, इन्हीं की कमेटी ने फाइल पर लिख रखा है कि यह प्रक्रिया सिलेक्शन की 4 एफआईआर के मामले में दोषपूर्ण है और इसीलिए इन परीक्षाओं को रद्द करना ही बेहतर सॉल्यूशन होगा। अब उसके बाद इसको बदलना है सारी स्थितियों को, तो कोई रास्ता निकाला जा रहा है और उसकी मैंने बात आपके साथ की। वैसे जब कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी, तय होगी, तो उसके साथ हम ये जानकारी आपके साथ और ऐड करेंगे। एचपीयू के गोल्डन चांस की बात करें तो एचपीयू ने नोटिफिकेशन जारी करके ये गोल्डन चांस दिया है अभी, और इसमें जो गोल्डन चांस है वो दिया गया है थर्ड चांस, गोल्डन चांस ही माना जाता है बीए, बीएससी, बीकॉम शास्त्री स्टूडेंट्स को जो एनुअल सिस्टम में हैं। 5,000 रुपये फीस लगेगी और ये दोबारा से एग्जाम दे सकेंगे। कल आप विस्तृत तौर पर दिव्य हिमाचल में इस खबर को पढ़ के जो इस तरह का गोल्डन चांस अवेल करना चाहते हैं वो इसको देख सकते हैं। धारा 118 पर 2 तरह के अपडेट हैं। वैसे भी जिस कानून की ये जो धारा 118 है ये इसलिए बनाई गई है लैंड रिफॉर्म एंड टेनेंसी में कि जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है, क्योंकि नॉन हिमाचली तो बोल नहीं सकते, इसीलिए इसमें बड़ी जो दिमाग लगाकर इसमें, क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इसमें है, संसद से ये पारित है एक्ट जो है, और इसमें 118 में ये होता है कि जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट रजिस्टर्ड है हिमाचल में, यानी कि जिसकी हिमाचल में कृषि योग्य भूमि नहीं है, उसको हिमाचल में जमीन खरीदने की अनुमति नहीं होती और विशेष परिस्थितियों में कैबिनेट ही ये अनुमति देती है। इस धारा में मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर कहा है कि सिर्फ टूरिज्म प्रोजेक्ट्स में, टूरिज्म के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए और एम्प्लॉयमेंट के साधन बढ़ाने के लिए इसमें कुछ चीजों को रिलैक्स करने की जरूरत है, जिस पर राज्य सरकार आगे काम कर रही है। दूसरा पक्ष धारा 118 का यह है कि प्रेजेंटली बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल हैं वो राज्य सरकार के पास पेंडिंग पड़े हैं, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि बहुत सारी फाइलें, 200 से ज्यादा फिगर है, 118 की जो फाइलें हैं वो क्लियरेंस के प्रोसेस में फंसी हुई हैं, जिनको अभी क्लियर नहीं किया जा रहा है। तो ये 2 तरह के अपडेट धारा 118 के थे। वैसे कई बार इन ऑर्डर जो है केसेस को बनाने के लिए भी वेट करना पड़ता है, लेकिन ये अंडर सबमिशन है, तो अंडर सबमिशन जो केस जाता है वो इन ऑर्डर जो होता है उसी को आगे भेजा जाता है। वाटर सेस पे नए कानून की बात करेंगे। देखिए, वाटर सेस को लेकर हिमाचल सरकार ने एक कानून बनाया था और जो डैम है उसकी जो हाइट है जिससे पानी को टरबाइन पे फेंका जाता है, उस हाइट के हिसाब से जो वाटर सेस तय किया गया था। बड़े सारे बिजली प्रोजेक्ट इसके खिलाफ कोर्ट गए, हिमाचल हाई कोर्ट ने इसको क्वैश कर दिया और सुप्रीम कोर्ट गया कि सुप्रीम कोर्ट में भी राज्य सरकार को इमीडिएट कोई राहत नहीं मिली। सिर्फ इतनी ही राहत मिली कि आपको इमीडिएटली जो 34 करोड़ इकट्ठे हुए हैं वो वापस नहीं करने हैं। इसके मामले में 2 बार सुप्रीम कोर्ट में यह केस लगा था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब आगे पता नहीं है कि कब होगी। दूसरी तरफ विधानसभा में मुख्यमंत्री ने यह क्लियर कर दिया है कि इस मामले में जो भी होगा, लेकिन राज्य सरकार पानी पर, जो राज्य की नदियों का पानी फ्लो होके जा रहा है, उस पानी के इस्तेमाल पर सेस लगाएगी और इसको लेकर एक नया कानून विधानसभा में आने वाला है, जिसको पहले कैबिनेट से पारित किया जाएगा।
तो एक ये नया कानून वाटर सेस पे आने वाला है। मतलब ये हुआ कि पुराना वाटर सेस का जो कानून है उसको सरकार खुद ही रिपील कर सकती है या सुप्रीम कोर्ट से भी केस को विड्रॉ किया जा सकता है। और इस नए कानून को बनाने के लिए जो हिमाचल हाई कोर्ट में केस लड़ती बार राज्य सरकार के अनुभव रहे हैं उनको भी बीच में ध्यान में रखा जाएगा, ताकि ये पता लगे कि कौन कौन सी गलतियां इस तरह का कानून बनाने में नहीं करनी है। तो ये वाटर सेस को लेकर इशू था। अब बात करते हैं एसपी बद्दी के तबादले को लेकर जो हाई कोर्ट से ऑर्डर आया है। देखिए, हाई कोर्ट से जो ऑर्डर है वो डिफरेंट केस में है और एसपी बद्दी अभी चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि सीपीएस जो है राम कुमार, उन्होंने विधानसभा में प्रिविलेज नोटिस दे रखा है कि उनकी स्नूपिंग हो रही है, जासूसी कर रही है पुलिस उनकी, और उसके लिए एसपी जिम्मेदार है। इससे पीछे की कहानी यह है कि एसपी ने जो वहां जो एक एक्शन किया था अवैध खनन पर, उसमें एफआईआर दर्ज की और इनके कुछ टिप्पर और गाड़ियां उसमें जब्त की गई थी। बाद में कुछ और चीजें भी हुई। एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका जो प्लॉट है उसकी खुदाई के मामले में भी फिर उद्योग मंत्री के हस्तक्षेप के बाद उसमें भी मामला दर्ज हो गया था। तो कई मामले बीच में हैं, लेकिन जो ये मामला है जिसमें प्रिविलेज नोटिस दिया गया है, इस प्रिविलेज नोटिस के बीच हिमाचल हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है राज्य सरकार को कि जो एसपी बद्दी से एक डिफरेंट मामले में जानकारी हिमाचल हाई कोर्ट ने मांग रखी है कि बीबीएन में कितने पुलिस वाले 2.5 या 3 साल से ज्यादा अवधि से तैनात हैं जिनको कभी बदला नहीं गया, उनकी लिस्ट कोर्ट को उपलब्ध करवाई जाए। ये अलग से केस में ऑर्डर है और इसी ऑर्डर के लास्ट में कोर्ट ने कहा है कि हिमाचल हाई कोर्ट की अनुमति के बिना जो एसपी बद्दी जो हैं उनको बदला नहीं जा सकेगा, उनके खिलाफ कोई ट्रांसफर ऑर्डर नहीं होगा। तो ये दो चीजें एक साथ हुई है, इसलिए इसकी जानकारी आपको दी। अगली बात जो है वो है स्कूल मर्जर पर स्टे की। कल हमने आपको एक अपडेट दिया था, वो था स्कूल क्लोजर पर स्टे की। आज हम आपको एक केस बता रहे हैं वो स्कूल मर्जर पर स्टे की है, और ये स्कूल मर्जर पर स्टे की क्यों है वो भी आपको पूरी जानकारी देंगे। बेसिकली ये मामला जो मणिकरण के राजगढ़ प्राइमरी स्कूल है उसका है, जिसको मर्ज कर दिया गया था उच्च स्कूल में। और ये जो डिवीजन बेंच है चीफ जस्टिस का, उसमें ये केस लगा। जो लोकल निवासी हैं ठाकुरचंद, उन्होंने ये केस किया था। हाई कोर्ट ने कानूनी सेवाएं प्राधिकरण कुल्लू के सचिव को मौके पर जाकर ये पता लगाने के आदेश दिए थे कि प्रार्थी द्वारा लगाए गए आरोप में कितनी सत्यता है। प्राधिकरण की रिपोर्ट के अवलोकन करने पर कहा कि छोटे बच्चों का बरसात और सर्दियों के दौरान उच्च स्कूल तक पहुंचना मुश्किल होगा। इसीलिए प्रदेश सरकार 17 अगस्त को जो आदेश दिए थे, जिनको चुनौती दी गई थी, उन आदेशों को स्टे कर दिया है, उन आदेशों को रोक दिया है। और उनके रोकने के बाद आगे क्या होगा वो हम आपको अलग से उसकी अपडेट देंगे। और वो अभी तक, इससे पहले जो हमारे सामने अपडेट थी जो पिछले कल थी वो भी स्टे की थी, वो रामपुर के गानवी का मामला था। और उसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि जब तक सरकार हाई कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर देती कि 10 किलोमीटर दूर तक प्राइमरी के बच्चे कैसे जाएंगे दूसरे स्कूल में, तब तक वो स्टे नहीं हटाएंगे। तो ये अलग अलग तरह से केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, और ये कोर्ट में इस तरह के मामले अब और भी आना शुरू होंगे, क्योंकि लोगों को पता जैसे जैसे लगता जाता है वैसे वैसे चीजें आगे बढ़ती जाती हैं। अब पूरी तरह से बात करेंगे संजौली में आज जो हुआ उसको लेकर, और उसको लेकर इसलिए बात करेंगे क्योंकि जो कुछ आज हुआ है ये कम से कम जो प्रशासन और पुलिस है उन्होंने तो उसकी उम्मीद नहीं की थी, और हो सकता है सरकार ने भी। कल विधानसभा का मानसून सत्र था, आखिरी दिन था, और शिमला शहरी के लोकल विधायक हरीश जनार्था ने ये हाउस में उठाया और कंसर्न ये व्यक्त किया कि जो शिमला की जो शांति है वो भंग हो सकती है। हाउस ने इसको अडॉप्ट किया। स्पीकर ने बड़ी संवेदनशीलता दिखाई और बड़े हार्श वर्ड यूज किए कि हमने कॉग्निजेंस लिया है और इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, अगर किसी ने प्रदर्शन किया तो उसको कुचलने के लिए। ये स्टांस था। इस स्टांस के बीच में अनिरुद्ध सिंह जो मंत्री हैं सुक्खू सरकार में, उन्होंने भी अपनी टोन को थोड़ा चेंज करके ये कहा कि जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसका दुष्प्रचार करने या माहौल खराब करने को लेकर कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो वेंडिंग का इशू है उसके लिए पॉलिसी बनाई जाए, और जो बाहर से लोग यहां आ रहे हैं उनको लेकर एक वेरिफिकेशन की पॉलिसी हो। यह बात उन्होंने अंदर कही। हालांकि पहले का जो अनिरुद्ध सिंह का स्टैंड था उससे वो काफी
काफी माइल्ड उसमें दिखे। उसके बाद जब हाउस ने यूनानिमसली इसको अडॉप्ट कर लिया, हालांकि बीजेपी के लीडर्स ने अलग चिंता व्यक्त की। जयराम ठाकुर ने कहा था कि इस मसले को सिर्फ अवैध निर्माण से जोड़ा हुआ नहीं देखा जाए, यह समाज का विषय है और अगर इसमें जितना सरकार डिले करेगी ये मामला फिर आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकता है। आज वैसा ही लगभग देखने को मिला। वैसे देखिए दोनों पक्षों, क्योंकि दोनों साइड अपने ही लोग थे, शिमला के ही लोग हैं और जो पुलिस में भी भर्ती हैं जवान वो भी हिमाचल के हैं, जो दूसरी तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी हिमाचल के हैं, दोनों ही मेजॉरिटी में हैं और दोनों में अदरवाइज कोई रीजन नहीं है आपस में टकराव का भी। उसके बावजूद 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 7 लोग आईजीएमसी हैं जिन्होंने प्रदर्शन किया, जिनको चोटें आई। मैक्सिमम बीजेपी के लोग हैं इसमें, जिसमें पूर्व प्रत्याशी भी हैं जिन्होंने अभी चुनाव लड़ा था और भी बड़े लोग हैं इसमें। और जो पुलिस के लोग हैं, जो उसमें कांस्टेबल हैं, उसमें 5 से 7 लोग अभी तक बताए जा रहे हैं कि पुलिस के लोगों को भी इंजरी हुई है। एक पुलिस कांस्टेबल पे तो बैरिकेड गिर गया था, उसकी टांग में या पैर में बड़ी चोट आई है, क्योंकि वीडियो में भी वो रोती हुई दिखी वहां। तो आप देखिए ये इसके बावजूद हमने जितने प्रोटेस्ट इस तरह के कवर किए हैं, कम्युनल आधार पे अगर हम देखें, चाहे हिमाचल की ये हिस्ट्री रही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हालांकि ये मामला, इसको आप कम्युनल कहें ना कहें वो आपके अपने समझ का है, लेकिन एक इशू आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों तरफ से टकराव होने के बावजूद दोनों साइड से कुछ रिस्ट्रेंट जिसकी जरूरत थी, दोनों पक्षों ने अपने अपने तरह शो किया है। अगर पुलिस चाहती कि इमीडिएटली खाली करना है संजौली चौक को, तो लाठीचार्ज बड़े स्तर पर हो सकता था, जो नहीं हुआ, जिसको अवॉइड किया गया। प्रदर्शनकारी चाहते, क्योंकि वो ऑलरेडी ढली टनल से लेकर संजौली चौक तक सारे बैरिकेड तोड़ चुके थे और जितनी भी डिप्लॉयमेंट पुलिस की गई थी, बहुत डिप्लॉयमेंट थी। विधानसभा ड्यूटी पर जो 600 से ज्यादा जवान थे उनको रोक के रखा गया था, बटालियन से लोग बुलाए गए थे। पिछली रात को जो मार्च किया गया, जिसके वीडियो जारी किए गए, वो आपने देखे हैं। इसके बावजूद लोगों ने, अब आप और देखिए इस बात को कि सुबह पुलिस ने प्रिवेंटिव डिटेंशन की। कमल गौतम जो शिक्षा विभाग में टीचर थे, चंबा में जब एक उस युवक को काट दिया गया था 7-8 पीसीज में, उसके बाद प्रदर्शन हुए थे तो वो वहां चले गए थे, उन्होंने वहां भाषण दिया था। उस भाषण की रिकॉर्डिंग के आधार पर शिक्षा विभाग से उनकी नौकरी चली गई। यहां वो शिमला में इस प्रदर्शन में आए और आज सुबह जब वो संजौली चौक पहुंचे तो पुलिस ने प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उनको हिरासत में ले लिया। कुछ और लोग भी उठाए गए, बालूगंज चौक से भी लोग उठाए गए। लेकिन इसके बावजूद लीडरशिप के बिना, क्योंकि एक कोई यूनानिमस लीडरशिप इसमें नहीं थी, जो लोग पिछली बार देवभूमि संगठन वाले शिमला में बड़ा एक प्रदर्शन खड़ा कर चुके थे पिछली सरकार के दौरान ही, रुमित सिंह ठाकुर वाले लोग जो जितने भी थे, वो भी यहां इस प्रदर्शन में नहीं आए, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसी धाराओं में बेल में है कि अगर वो सामने कैमरे पे दिखे तो पुलिस इमीडिएटली उनकी जो बेल है वो कैंसिल करा देगी। तो उनको शायद उस चीज का भी ज्ञान है, वो इस प्रदर्शन में आए नहीं। उन्होंने जो प्रदर्शन किया था वो चौड़ा मैदान में एक तरह से जिसको बोल सकते हैं कि अपनी उपस्थिति के लिए किया था, वो इसमें नहीं आए। अनिरुद्ध सिंह जिसने इस पूरे इस मूव का शुरू में समर्थन किया, उनकी आज प्रेजेंस नहीं थी, उनके लोग भी इसमें कम दिखे। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि किस स्तर का प्रदर्शन हुआ। वैसे देखिए दोनों साइड को ये जरूर क्रेडिट जाता है कि जितनी संयम बरता जाना चाहिए था वो बरता गया। कुछ अनफॉर्चुनेट क्लैशेस हो गए, लेकिन चलिए अब इतने लोग जब होते हैं तो कई चीजें इसमें रहती हैं और कुछ इसमें आने वाले दिनों के लिए सबक भी हैं। पहली बात तो ये कि आज के प्रदर्शन में जो हुआ, डीसी मौके पर थे, एसपी मौके पर थे, बाद में डीजीपी को मौके पर जाना पड़ा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने निवास स्थान ओकओवर में थे, अधिकारियों के साथ लगातार टच में थे, मुख्य सचिव के साथ संपर्क में थे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खुद मॉनिटर भी कर रहे थे। उनके ही कहने के बाद डीजीपी वहां स्पॉट पर भी गए और जैसा आज सारा चीजें हुई हैं, जिस तरह से अनफोल्ड हुई हैं, नेशनल मीडिया तक ये बात गई है। और क्योंकि आप देख सकते हैं हरियाणा में आगे चुनाव है, उसके बाद जम्मू कश्मीर का साथ में चुनाव है, कुछ और राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। कांग्रेस को नेशनली भी
ये मुद्दा सूट नहीं करता और बीजेपी को नेशनली ये मुद्दा सूट करता है। हमें कोई भी इंसिडेंट जब भी होता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे वो पुलिस का एंगल हो, पॉलिटिकल जो एक तरह से एस्पिरेशन होती है उसको हमेशा ध्यान में रखना होता है। इसीलिए शिमला की सिचुएशन को आगामी दिनों के लिए किस तरह से ठीक रखना है वो पहली चुनौती है। दूसरी चुनौती यह है कि पहले इस चीज को देखें कि जिन्होंने आज प्रदर्शन किया या जो लोग घायल हुए वो उनकी अगली रणनीति क्या है। शिमला में संजौली में जो अब मस्जिद में अवैध निर्माण है उस पूरे एरिया को अब 24 घंटे के लिए सील करके रखना होगा, 24 घंटे के लिए पुलिस तैनात करके रखनी होगी, क्योंकि अब वहां ना तो जिन्होंने मस्जिद बनाई या जो वहां रहते थे उनको अलाउ किया जा सकता है और ना ही जो बाकी लोग हैं उनको किया जा सकता है। अदरवाइज ये सिचुएशन किसी और तरफ को भी जा सकती है। जहां तक कोर्ट के केस की बात है तो उसमें अभी सुनवाई देर से है, इसीलिए पुलिस की चुनौती भी अब थोड़ी ज्यादा गंभीर है। लेकिन आज जब जो चीजें हुई उसमें जो लोग घायल हुए, लाठीचार्ज करना पड़ा एक बार, वो आप लोगों ने वीडियो पे देखा है। उसी के दौरान लोगों को चोटें भी लगी। जब वाटर कैनन का वो इस्तेमाल किया गया तो उसकी स्पीड को स्लो रखा गया। मुझे लगता है वो भी जानबूझ के पुलिस ने किया था ताकि लोगों को उस तरह की इंजरी ना हो। वो स्पीड कम थी, लेकिन उसके जवाब में प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी कुछ लोग होते हैं, उन्होंने पुलिस वालों की तरफ पत्थर भी फेंके, उसमें पुलिस वालों को चोटें भी आई। और इस सब के बीच में हिमाचल सरकार ने सभी जिलों के एसपी को अलर्ट भेजा है, क्योंकि आज सिरमौर में, सोलन में, कल मंडी में प्रदर्शन हो चुके हैं और शिमला में जो आज हुआ इसके बाद कहीं और ये चीजें ना जाएं, इसके लिए सभी जिलों के एसपी को अलर्ट किया गया है। वैसे भी इस मामले में एक चीज के समझने की जरूरत है कि इस मसले को कम्युनल आधार पे ना देखा जाए, इस मसले को देखा जाए जो जैसे सोसाइटी रिएक्ट करती है। और इसीलिए जो अगली नजर अब जो केस कब आएगा, क्या ऐसा होगा कि वक्फ बोर्ड खुद सामने आकर ये कह दे, वो भी एक तरीका है इस मसले को हल करने का कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए, अगर कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ गया तो हम खुद ही निर्माण को हटा देंगे। एक तरीका यह है जिसमें हम मिल बैठकर इस मसले को सुलझा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको सरकार अपने कॉन्फिडेंस में पहले ले, उनसे बैठ के पहले बात करे, क्योंकि पुलिस के लेवल पर इस मसले को आप हैंडल नहीं कर सकते। उसके कारण उसके और फिर प्रभाव किसी दूसरी तरफ को चले जाते हैं और दूसरे लोगों को जो शरारती भी बीच में होते हैं उनको मौका मिल जाता है अपना लक्ष्य हासिल करने का जो वो करना चाहते हैं। तो ये एक बात है। लेकिन इसके बाद आज प्रतिक्रियाएं क्या रही, देखिए राज्य सरकार की तरफ से जो विक्रमादित्य सिंह हैं, शहरी विकास मंत्री हैं, उन्होंने एक बात कही और उन्होंने जो बात कही वो लगभग उनका जो पहले का स्टैंड है उसी तरह का है। उन्होंने कहा कि जो कोर्ट का निर्णय है सरकार उसको लागू करेगी, जो भी निर्णय आएगा इसमें अवैध निर्माण के मामले में कानूनी के दायरे में ही होगी पूरी कार्रवाई, लोग शांति बनाए रखें, ये मामला कम्युनल नहीं है, बाहर से कोई भी यहाँ आता है उसको यहाँ कारोबार करने का अधिकार है, लेकिन उसके नियम कानून कुछ तय होंगे। विधानसभा ने कुछ डिस्कस किया है, उसके बाद कमेटी बनेगी और बाकी सारी चीजों को उस एम्बिट में देखा जाएगा। लेकिन लोग कम से कम अपने जो हाथ में कानून व्यवस्था को ना लें। हिमाचल शांति प्रिय प्रदेश है, लोग संवेदनशील हैं और इन सारी चीजों को देखें, क्योंकि कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने की जो है वो इजाजत किसी को नहीं है। ये तो कहा विक्रमादित्य सिंह ने। लेकिन भाजपा ने क्या कहा, देखिए भाजपा ने दो तरह से बयान दिए हैं। एक कहा है जयराम ठाकुर ने कहा कि ये सारा मामला जिस दिशा में जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ये इसलिए जा रहा है क्योंकि कांग्रेस की सरकार इस मामले को उस गंभीरता से नहीं देख रही है और इसमें जो राष्ट्रीय लक्ष्य है या परिप्रेक्ष्य है उस तरह से इसको देखा जा रहा है, जबकि इस मामले में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी, चाहे वो डे टू डे हियरिंग के आधार पर ही हो। दूसरी तरफ पार्टी ने यह कहा है कि इसको एक खास एजेंडे को लागू करने के लिए ऐसा किया जा रहा है और जिन्होंने आज ये प्रदर्शन किया पार्टी उनके साथ है।
ये भी क्लियरली कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये मामला धीरे धीरे राजनीतिक रंग की तरफ को भी जा रहा है, जिस तरफ को नहीं जाना चाहिए। आगे आगे इसके बाद है कि जो मुख्यमंत्री क्या निर्णय लेंगे। देखिए, आज मुख्यमंत्री ने सारी चीज को इसको देखा है और लगातार संपर्क में थे, जो वीडियो थे वो चल रहे थे। विधानसभा की एक कमेटी स्पीकर ने बोला है बनाने को, वो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि डीजीपी को बुला के जो चीजें करनी है वो दूसरा पक्ष है। और तीसरा पक्ष ये है कि जो अपनी सरकार के भीतर, क्योंकि एक अनिरुद्ध सिंह है जिन्होंने मलयाना का जो इशू था, उस इशू में कई चीजें जांच में आगे निकली हैं। क्या ये अभी तक पुलिस ये फाइनल कर पाई है कि जिस व्यक्ति को मुख्य आरोपी उस मामले में बनाया गया मारपीट का, उसने अपना असली नाम छिपाकर यहां पर काम शुरू किया था। ये एक पक्ष है इस इंक्वायरी का। इसके बाद जो चीजें हैं आगे वो अलग बात है। हालांकि उस मामले में पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है, अभी तक गिरफ्तारी भी टाइम पे हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन सरकार के मंत्री ने जो विधानसभा के रिकॉर्ड पे कहा वो इतना हल्का नहीं था, क्योंकि जो चीजें उसमें आई हैं सामने बाद में, चाहे जो इन पुलिस की इंक्वायरी में आई हो, चाहे जो कारोबारी जो स्थानीय व्यापारी जिनके ऊपर हमला हुआ उन्होंने बताई हो, वो चीजें ज्यादा गंभीर थी। तो जो उसमें केस में हुआ वो बाकी जगह ना हो, वो सरकार इंश्योर करेगी। एक बात और, क्योंकि अभी तक जितने प्रवासी बाहर से आ रहे हैं उनकी पुलिस वेरिफिकेशन का तरीका हिमाचल पुलिस का एक तरह से किसी मतलब का नहीं है। उसकी वजह यह है कि पुलिस सिर्फ इतना काम कर रही है कि बाहर से कोई व्यक्ति आया, उससे पूछते हैं तेरा आई कार्ड क्या है, वो अपना आधार देता है और उस आधार को लेते हैं, उसका नंबर लिखते हैं उस फॉर्म में, और ऐसे ऐसे जो उनके पिता का नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, उस पर स्टैंप लगाते हैं और कागज उसके हाथ में दे देते हैं कि वेरीफाई हो गया। जबकि उस आधार की ड्यूली वेरिफिकेशन होनी चाहिए, आधार का जो बायोमेट्रिक डाटा है उससे, या फिर जो उसने एड्रेस दिया है वहां उस राज्य की पुलिस से। क्योंकि बहुत सारे मामलों में, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, हिमाचल में जितने भी प्रवासी आपको दिख रहे हैं जो भी ये आधार दे रहे हैं, मैक्सिमम लोगों में दो चीजों की जो चीजें सामने आ रही हैं। एक ये कि जो नाम है वो छिपाया हुआ होता है, मतलब नाम असली कुछ और होगा, शक्ल कुछ और बताएगी और नाम जो है वो आधार में कुछ और होगा। दूसरी चीज जो यूनिक मिल रही है वो ये मिल रही है कि सारे ही 1 जनवरी को पैदा हुए हैं। ईयर जो है वो अलग होता है, 1978, 1983, 1962, ये अलग अलग है, लेकिन एक एक है हर जगह, एक जनवरी इतना, 1 जनवरी इतना, इस तरह से है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बड़ी आशंका यह है कि ये एक ही जो लोक मित्र केंद्र है, जो आधार जनरेशन जहां से होती है, ये फर्जी आधार बन रहे हैं और उनकी जो वेरिफिकेशन जिस आधार पे होनी चाहिए, जिस तरह से होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। मुझे उम्मीद है कि आगे सरकार इस पे जरूर जाएगी। ऑलरेडी जो हिमाचल का जो पुलिस है, पुलिस मुख्यालय है, उनके पास एक ये मामला अभी पेंडिंग है, जिसमें अभी तक 12 जिलों में से 10 जिलों के एसपी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। सिर्फ हमीरपुर और मंडी से रिपोर्ट आई है, बाकी 10 जिलों ने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया है कि उनके जिले में बाहर से आने वाले लोगों की वेरिफिकेशन कैसे हो रही है। तो इन सारी चीजों को देखने की जरूरत है और सरकार इसमें आगे जरूर, मुझे लगता है, जो कदम है वो उठाएगी। अगली जो बात है अब वो है टीचर ट्रांसफर पर ऑर्डर को लेकर। देखिए, आज जो एक ऑर्डर है वो हाई कोर्ट से है और ये है कि शैक्षणिक सत्र के मध्य में टीचर्स की ट्रांसफर ना हो। ये व्यवस्था सरकार पहले भी कर चुकी है, लेकिन जो कोर्ट ने कहा है वो ये कहा है कि इस मामले में कुछ सेलेक्टिव जो टीचर्स हैं उनके साथ उनको फेवर मिल रही है और कुछ से भेदभाव हो रहा है। 3 सितंबर को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के खिलाफ ये टिप्पणी की थी और मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के द्वारा शिक्षकों के तबादलों में अपनाए जा रहे दोहरे मापदंड से अवगत करवाने के आदेश दिए थे। इसी मामले में अभी ये इंस्ट्रक्शन आगे हुई है और इस इंस्ट्रक्शन का पालन पूरी तरह से करने को कहा गया है। वैसे राज्य सरकार ने इस मामले में ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है और इस डिसीजन के अनुसार आगे जो चीजें हैं वो चल रही हैं। जहां तक मस्जिद वाले मामले की बात है तो इसमें जो इमाम हैं इनके शहजाद संजौली मस्जिद के, उन्होंने कहा कि संजौली विवाद को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक बैठक बुलाई है। उनका कहना है कि मस्जिद में अवैध निर्माण अगर हुआ है उसे कोर्ट जल्द फैसला ले,
क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हालांकि देखो, इन्होंने भी नहीं अभी भी नहीं कहा कि अगर फैसले में ये अवैध निकलता है तो हम खुद गिरा देंगे। ये अगर ये इतना ही कह दें तो भी मुझे लगता है जो लोग हैं या जो बाकी चीजें हैं वो थोड़ा सा चीजें सेट हो जाएंगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं कि अब ये चुनौती जिला प्रशासन और पुलिस के लिए है। पहले सिर्फ वो रास्ता सील किया गया था, अब क्योंकि रास्ता भी पूरी तरह बंद नहीं कर सकते क्योंकि स्थानीय लोग भी उसी से जाते हैं जो आसपास रहते हैं, इसीलिए इस पूरे सिस्टम को या पूरे स्थिति को किस तरह से आगे मॉनिटर करना है उसको देखने की जरूरत है। अब बात करते हैं सबसे अलग जो लास्ट सब्जेक्ट है हमारा, वो है सैलरी और पेंशन और जो डीए का एरियर है उसकी। देखिए, हिमाचल सरकार की जो पेंशन है वो पिछले कल लोगों को आ गई थी और जो लोन है वो आज रात को सरकार के खाते में 700 करोड़ आने वाला है। 700 करोड़ लोन के बाद हिमाचल सरकार के पास 1600 करोड़ की लिमिट बची है अगले कितने महीने के लिए। अभी देखिए सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीनों के लिए। 3 महीनों में 1600 करोड़ बचा है। हर जो महीने हैं उसमें हमें जो लोन के लिए 500 या 700 करोड़ के आसपास चाहिए, तो 1600 करोड़ के हिसाब से आप देख सकते हैं 550 करोड़ के आसपास का अमाउंट ये बन रहा है। 700 करोड़ इस महीने ले लिया है जो आज रात को खाते में आ जाएगा। अब मुख्यमंत्री ने जो कल विधानसभा के अंदर फिगर रखे जिसमें रीजन भी बताया, उस फिगर्स की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा कि 3 कारणों से ये हालत जो है खराब हुई और उससे हमें जो सैलरी का जो टाइम है वो रीशेड्यूल करना पड़ा फिस्कल प्रूडेंस के कारण, ताकि हम जो लोन है वो 5 दिन लेट लें। अब ये 3 रीजन बताए, पिछली सरकार का वित्तीय कुप्रबंधन, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में कमी और जो जीएसटी कंपनसेशन है उसका बंद होना। ये तीनों चीजें अभी भी चल रही हैं और 1 अप्रैल से जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 520 करोड़ अभी है वो कम होकर 320 करोड़ आ जाएगी या 330 करोड़ के आसपास बचेगी। तो अगला फाइनेंशियल ईयर में क्या होने वाला है वो तो हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन एक बात जरूर है कि एक तो जो जैसा मुख्यमंत्री ने कहा 2 तरह के संकेत उसमें थे। पहला, उन्होंने कहा कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस सारी सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जाए ताकि जो एक्स्ट्रा ब्याज का बर्डन है वो सरकार पर ना पड़े। अब ये अगले महीने क्या होगा, देखिए हरियाणा में चुनाव है और हरियाणा में चुनाव है तो बीजेपी को या विपक्षियों को ये तो बहुत अच्छी तरह सूट करता है। उनको एग्जांपल देने के लिए कि देखिए जी, हिमाचल में सरकार ने ओपीएस दी थी, वहां सैलरी भी लेट हो गई या रुक गई, इसलिए क्या अगले महीने भी ऐसा होगा। सीएम खुद ये कह चुके हैं कि वो कोशिश करेंगे अगले महीने पहली को ही आ जाए, तो उसी तरह से व्यवस्था ये रहेगी। लेकिन एक बात उन्होंने जरूर कही कि जो डीए और एरियर है उसको लेकर देरी इसलिए हुई क्योंकि 2018 ऑनवर्ड जब सरकार 3 साल के लिए रेवेन्यू सरप्लस में थी तो इसको डेफर क्यों किया गया, क्योंकि तब दिया जा सकता था। इंटरिम रिलीफ जो नया वेतन आयोग होता है उसका बर्डन कम करने के लिए दिया जाता है, वो भी सरकार ने उस वक्त नहीं दिया। और जब देने की बारी आई, जब देना था, तो जो पैसा बचाया गया पिछली सरकार ने वो इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ना था और चुनावी साल में फिर सब्सिडी दे दी बिजली पर 125 यूनिट फ्री कर दी, पानी का बिल फ्री कर दिया और बसों में यात्रा जो है वो महिलाओं की 50% कर दी। तो ये जो था ये वोट के लालच में किया गया, ये मुख्यमंत्री ने कहा। तो इसका मतलब संकेत तो ये है कि डीए एरियर को लेकर अभी जो कब मिलेगा ये बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल इसलिए है क्योंकि हम जब सैलरी का भुगतान भी वेज एंड मीन से कर रहे हैं, ओवरड्राफ्ट तो भी नहीं है लेकिन वेज एंड मीन का इस्तेमाल हो रहा है। वेज एंड मीन्स भी एक तरह से माइनस होता है ट्रेजरी में, लेकिन उसको हम ओवरड्राफ्ट की कैटेगरी में नहीं लेते। तो जब हम सैलरी ही इस तरह दे रहे हैं, जब ट्रेजरी का बैलेंस माइनस हो जाए, तो डीए एरियर को लेकर तो अभी इंतजार करना एक तरह से कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो यह है जो सीएम ने कही कि रीजन ये था और आगे जब सुधार होगा इस रिकवरी में तो फिर हम आगे इसको लेकर बात करेंगे। लेकिन सैलरी को लेकर जो बात है वो अगले महीने 1 तारीख को आएगी या नहीं, इसको लेकर जरूर असेसमेंट हो रही है। आज रात को 700 करोड़ लोन के भी आ जाएंगे, लेकिन बीच में जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो विदेश जा रहे हैं 1 हफ्ते के लिए, लेकिन सैलरी की अगली डेट आने से पहले वो वापस आ जाएंगे, इसीलिए उस तरह से कोई दिक्कत उसमें नहीं है। लेकिन जो बाकी मामले हैं, चाहे वो पेंशन के हैं चाहे सैलरी के हैं, वो सारे फाइनेंस से रिलेटेड हैं। और अभी तक की जो राजकोष की स्थिति है
उसके अनुसार इस फाइनेंशियल ईयर में तो जैसे तैसे ये मैनेज हो जाएगा 31 मार्च तक, लेकिन असली चैलेंज 1 अप्रैल के बाद शुरू होगा, जिसमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो 300 करोड़ के आसपास सिमट जाएगी, और जो लोन लिमिट है 6000 करोड़ या 6500 करोड़ की जो मिलेगी दिसंबर तक 1 अप्रैल से, वो लोन लिमिट हमारी पहले 4 महीने में एग्जॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें सैलरी उतनी देनी है। तो अगला फाइनेंशियल ईयर जो है वो राज्य सरकार के लिए चैलेंज है। इसीलिए जो भारत सरकार से क्या हो सकता है, एडिशनल सोर्स क्या हो सकता है, और अगला जो बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री विधानसभा में, उसको अभी का जो साइज है बजट का, मान लीजिए 54,000 करोड़ है, उसको कम करना पड़ेगा जो हर साल बढ़ता है उसके मुकाबले, क्योंकि जो एक्सपेंसेस हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर गिरेगा, क्योंकि सैलरी का खर्चा पूरा करने के लिए जब पैसा पूरा नहीं होता तो विकास के लिए खर्चा नहीं बचता, और जब विकास के लिए खर्चा नहीं हो तो आप अपना बजट का साइज बढ़ा नहीं सकते, वो कम करना पड़ता है, और जब बजट का साइज कम होगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे वो आप देख सकते हैं। अभी भी एक बड़ा चैलेंज कांगड़ा एयरपोर्ट की अधिग्रहण का है, जिसके लिए अभी पैसा ह्यूज चाहिए, बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, और दूसरी तरफ एक चिड़ियाघर बन रहा है जिसको जू कह रहे हैं कांगड़ा में, उसके लिए भी पैसा चाहिए। एचआरटीसी में इलेक्ट्रिक बसेस खरीदनी है, उसके लिए पैसा चाहिए, और ढगवार के लिए तो खैर एनडीबी से शायद कोई मदद आ जाए, क्योंकि उन्होंने टेंडर की अनुमति दे दी है, जिसके लिए राज्य सरकार उसका प्रोसेस कर रही थी, उसको फॉलो भी कर रही थी। तो ये आज के कुछ प्रमुख मामले थे। बाकी जो रेगुलराइजेशन का मामला है, बैच वाइज इश्यूज का मामला है, उनको लेकर एक एक करके अभी बात करेंगे। हालांकि रेगुलराइजेशन में जो ज्ञापन अभी तक दिया गया था राज्य सरकार की तरफ से, अभी तक भी ब्रांच में कोई फाइल इस तरह की नहीं आई है जिसको लेकर हम दोबारा से इसके बारे में पता करें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।